जंग अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, जमीन पर हालात विस्फोटक हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को सिस्टमैटिक तरीके से तबाह करना शुरू कर दिया है। ईरान के ड्रोन जॉर्डन और दूसरे खाड़ी देशों तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ईरान को लगा कि उसका वजूद खतरे में है तो वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। यकीन मानिए, महाविनाश का ग्रहण लग चुका है। दुनिया के नक्शे पर सुलगती लकीरें, आसमान से बरसती आग और जमीन के नीचे दबी विनाशकारी गूंज। आज सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल उस महाविनाश का है जिसका धुआं रियाद से लेकर जॉर्डन तक और कुवैत से लेकर बहरीन तक फैल चुका है। पब्लिक डिमांड में आज बात इसी की, युद्ध का ग्रहण काल और कितनी तबाही। नमस्कार, मैं हूं अनूप। क्या बारूद के ढेर पर खड़ा है मिडिल ईस्ट? क्या ये आधुनिक युग का सबसे भयावह युद्ध ग्रहण है? इतिहास गवाह है कि खाड़ी के हवाओं में जब जब बारूद घुला है, दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लेकिन इस बार मंजर कुछ और है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये नूरा कुश्ती अब सीधे टकराव में तब्दील हो चुकी है। यह तबाही का नया चैप्टर है। क्या घड़ी की सुइयां डूम्सडे क्लॉक के आखिरी सेकंड पर ठहर गई? ईरान की धरती कांपी तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। सवाल यह नहीं है कि भूकंप आया था, सवाल तो यह है कि क्या जमीन के नीचे किसी परमाणु शैतान ने अंगड़ाई ली है। एक तरफ ईरान के रेगिस्तान में उठता रहस्यमय धुआं और दूसरी तरफ फ्रांस का वो घातक परमाणु ऐलान जिसने सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी। क्या हम विनाश के उस बटन के करीब हैं जिसे दबाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? यकीन मानिए, कयामत की दस्तक हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि जमीनी जंग इतनी आसान नहीं होगी। क्या अमेरिका और इजराइल इस चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं? ईरान का भूगोल, वहां की गुरिल्ला रणनीति किसी भी सेना के लिए एक दलदल साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन? तो दुनिया के नक्शे पर इस वक्त दो शब्द सबसे ज्यादा डरा रहे हैं: न्यूक्लियर वॉर। रियाद से लेकर कुवैत तक, जॉर्डन से लेकर बहरीन तक आसमान में बारूद की गंध है। लेकिन असली खौफ ईरान की कोख में छिपा है। क्या तेहरान ने वो एटमी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है जिसे रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं? फ्रांस का नया एटम बम बनाने का फैसला इस आग में घी का काम कर रहा है। यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं है, ये जंग वजूद की है। और इस बार ग्राउंड ऑपरेशन नहीं बल्कि बटन वाली तबाही का डर पूरी इंसानियत को थर्रा रहा है। और इसी पर हम पब्लिक डिमांड में बातचीत भी करेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि आप फोन करें, जो नंबर फ्लैश हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने। ईरान में यूएस इजराइल की बमबारी शुरू हो गई है। देखिए, ईरान के उर्मिया में यूएस ने बम बरसाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे। साथ ये भी ईरान के संदाज में इजरायली बमबारी हुई है। तो वहीं देखिए, तेल अवीव में ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। हेलोन बीच पर भीषण विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि कहां, किस जंग में कहां तक पहुंची है। देखिए ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में यूएस इजराइल की बमबारी शुरू है। ईरान के संदाज में इजरायली बमबारी हुई है। तेल अवीव में ईरान का जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला। हेलोन बीच पर जबरदस्त विस्फोट हुआ है। ईरान के संदाज में इजरायली बमबारी से संदाज जो है वो तबाह हो गया है। देखिए, हम एक एक कर हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे। ईरान में यूएस इजराइल बमबारी शुरू, तेल अवीव में जी हां हेलोन बीच पर भीषण विस्फोट हुआ है। इजरायली बमबारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। और सवाल यह कि क्या इस चंद्र ग्रहण युद्ध ग्रहण बनकर सामने आया है? सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ चंद्र ग्रहण है, देश नए साल का पहला चंद्र ग्रहण, तो दूसरी तरफ यह युद्ध ग्रहण चल रहा है। एक तरफ इजराइल अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन क्या हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के दहलीज पर खड़े हैं? सवाल यह भी, क्योंकि अब अलग अलग देश के जुड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 3 बड़े देश, यूरोपीय देश
अमेरिका के साथ देने के लिए खड़े हो गए, तो वहीं चीन ने कह दिया है कि वो भी साथ दे सकता है ईरान का। ऐसे में अगर ये हुआ तो पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। एक बटन अगर ईरान ने दबाया, अगर वाकई उसने परमाणु बम बनाया, तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है, जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तबाही का युद्ध है। हम चाहेंगे आप कॉल करें, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल करके अपनी बात हमें बता सकते हैं, अपनी राय इस युद्ध को लेकर रख सकते हैं कि युद्ध आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या परमाणु युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं? युद्ध जायज है या नाजायज, या फिर परमाणु बम बनाने की होड़ मचने वाली है? ट्रंप जो कर रहे हैं, इजराइल जो कर रहा है, क्या वो जायज है, सही है, या फिर इंसानियत मर रही है? सिर्फ नुकसान सिर्फ इंसानियत को है। युद्ध किसी के बीच भी हो, भले भारत में ना हो, लेकिन युद्ध किसी के बीच में भी हो, नुकसान इंसानियत का होता है। इंसानी जाने जाती हैं, लेकिन यहां देखते नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। युद्ध जीतने के लिए लड़ते हैं। देखिए, इराक ईरान युद्ध शुरुआत जब 1980 में, देखिए सूर्य ग्रहण उस वक्त भी था। खाड़ी युद्ध जब शुरू हुआ 2 अगस्त 1990, 6 अगस्त को सूर्य ग्रहण हुआ था। ग्रहण का कनेक्शन हम बता रहे हैं। और हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जनरल, आपको क्या लगता है, यह युद्ध सिर्फ परमाणु युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है, या फिर वो मिसाइल को जिसे लेकर अमेरिका कह रहा है कि मिसाइल हमारे लिए खतरा है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? देखिए अनूप जी, परमाणु युद्ध की तरफ नहीं है ये। वो तो एक आपका नैरेटिव है जो सबके सामने रखा जा रहा है। ये इसको इजराइल का जो एम यहाँ पे और इसको यूनाइटेड स्टेट्स का अलग अलग उनका एम है, इसलिए ऑपरेशंस को अलग अलग नाम दिया गया। अब यहाँ पे इजराइल का एम क्या है? अब इजराइल का एम है कि ईरान को इतना कमजोर बना दिया जाए कि आने वाले वक्त में वो इजराइल के सामने नहीं खड़ा हो पाए, या उसको धमकी नहीं दे पाए, या ऐसे इसको बोल नहीं पाए कि हम आपका इसको नामो निशान मिटा देंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनको ले लेता हूं। विनय कुमार पाल अयोध्या से जुड़े हमारे साथ। विनय जी, क्या कहेंगे आप, किस तरफ जा रहे हैं हम इस युद्ध के जरिए? सर ऐसा है जी, हम ज्यादा नहीं, बहुत शार्ट में बोलेंगे जी। ये जो हो रहा है जी, ये ठीक हो रहा है जी, क्योंकि अगर इस पे कार्रवाई न करते इजराइल और अमेरिका, तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अंत में पूरे विश्व में ये खतरनाक बन सकता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपका। विनोद कुमार शर्मा बुलंदशहर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा कहना यह है कि अमेरिका ईरान को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, ये खुद भी खोखला हो जाएगा इस युद्ध में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, तमाम कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस युद्ध में हम कहां जा रहे हैं। कोई से गलत तो कोई जायज भी बता रहा है। हमारे साथ लगातार लोग भी जुड़े हुए हैं और साथ ही लोग जुड़े हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर राजन कोचर जुड़े। राजन जी, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो युद्ध को सही भी मान रहे हैं, कुछ गलत भी मान रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस युद्ध का होगा क्या? आपके नजरिए से देखें तो क्या होगा आगे चलकर? देखिए, युद्ध का जो होगा इसको साफ है कि मुझे लगता है और 7-8 दिन तक ये युद्ध चलेगा। बिकॉज जिस इंटेंसिटी से हो रहा है, एक तो चीज साफ है कि इसको ईरान को बिल्कुल कमजोर करने का मकसद है। आप देखिए कि 250 मिसाइल्स अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं ईरान के ऊपर 4 दिन में, और बहुत इंटेंसिटी से हो रही है लड़ाई। उनकी लीडरशिप, अब उसका डिफेंस मिनिस्टर आपने बनाया था कल, आज उसको मार दिया। एक दिन पहले रक्षा मंत्री बने, दूसरे दिन ढेर। तो इस वहां पे वो एक लीडरशिप को जो भी है उसको इस प्रकार से लेके आना चाहते हैं जो एक प्रो यूनाइटेड स्टेट्स और प्रो इजराइल की तरफ जाए। और वो पॉसिबल तभी होगा जब लोग चाहेंगे, वहां के लोग चाहेंगे। तो वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, आपको याद होगा ट्रंप का बयान भी इसी की तरफ था कि आप उसको, लोगों को उकसाया जा रहा था कि आपकी जो हुकूमत है अभी आप उसको चुनो, एक अच्छी हुकूमत लेके आओ। और इसको, ईरान में तो इलेक्शंस हमेशा रिग्ड होते हैं, हमने देखे जिस टाइप के इलेक्शंस ईरान में होते हैं, तो 30-32% तो वोटिंग होती है ईरान में, और जो कैंडिडेट्स लोगों को चाहिए इसको होते, वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स उनको बनाती नहीं है, उनको
जो सामने नहीं लेके आती, तो उसका जो इलेक्शन प्रोसेस भी ये उसमें भी बहुत कमियां हैं, और इसीलिए आपको एक डेमोक्रेसी नहीं दिखती, अब एक एक अनार्की है ईरान। तो अभी एक मौका आई थिंक ईरान के पास है, उनके लोगों के पास है, एक मौका एक दिया जा रहा है ये कि अब ये आप मौका अपने- कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनका कॉल ले लेते हैं। छोटू राम मंडी हिमाचल से जुड़ रहे हैं। छोटू राम जी, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? ये जो सर लड़ाई पूरी दुनिया में अभी छिड़ चुकी है ना जी, तो इसका हल क्या लड़ाई से ही निकल जाएगा, एक दूसरे से लड़ाई से निकल जाएगा, या हमारे जो सबसे पहले हमारे जो लोग हैं वो निकाले जाएंगे? जी देखिए, लड़ाई से तो कोई हल नहीं निकलता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ी बात कही कि हमारे लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि सवाल भी बहुत है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, ईरान में अमेरिका इजराइल का हमला हुआ है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान में असेंबली की बिल्डिंग तबाह हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। खामनेई के उत्तराधिकारी चुनने की जगह हमला हुआ है। असेंबली ऑफ एक्सपोर्ट की बिल्डिंग तबाह हो गई है। देखिए लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करें। खामनेई के उत्तराधिकारी चुनने की जगह पर हमला हुआ है और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। ईरान में अमेरिका इजराइल का एक ताबड़तोड़ हमला, और यह हमला इतना जबरदस्त कि देखिए असेंबली की बिल्डिंग को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। एक के बाद एक देखिए ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। एक तरफ इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करे, तो दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार करा है। ईरान में देखिए अमेरिका इजराइल का जबरदस्त हमला देखने को मिला। तेहरान में असेंबली की बिल्डिंग तबाह हो गई है। और एक कॉलर हनी सिंह मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनी सिंह जी, क्या कहेंगे आप? क्या सवाल, क्या कहेंगे इस युद्ध पर आप? हनी सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर राजन कोचर हमारे साथ जुड़े। राजन जी, देखिए अभी अभी खबर आ रही है कि असेंबली को नष्ट कर दिया गया। वहां जहां खामनेई का उत्तराधिकारी चुना जाता था, उस जगह को भी नहीं छोड़ा है। अब आगे क्या होगा? देखिए आगे और भी बुरा होगा, बिकॉज हर एक जगह को टारगेट किया जा रहा है। मिसाइल साइट, एयर डिफेंस, उनकी इसको नेवल कैपेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है। और इस तरीके से, और उसके बाद तो सैंक्शन आप लगाए रखे ईरान को, तो ईरान इसको कैसे उभर के निकलेगा इस चीज से? आपने उसकी करेंसी को आपने डाउन कर दिया है, उसको वहां पे इसको पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, और खाने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कंडीशंस क्रिएट की जा रही हैं ईरान में कि आपको एक नई अपनी हुकूमत की तरह, वो इतना आसान काम नहीं है। कोशिश शायद यही अमेरिका की है कि नई हुकूमत को चुन ले लोग। मैं वापस आऊंगा सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से लक्ष्मण जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्या कहेंगे आप? मैं यही बात कहना चाहता हूं सर कि ये युद्ध से कोई विराम नहीं हो सकता। युद्ध से मतलब ये अकाल हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी युद्ध का असर हो सकता है। यहाँ पे सोने चांदी हर चीज की ये महंगाई, ये डीजल पेट्रोल ये भी महंगा हो सकता है। ठीक है ना, हर कोई किसी आदमी किसी ऊपर डालता है तो वो वैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है और महंगाई भी पड़ती है। मैं सर आपसे जवाब चाहूंगा राजन साहब, क्या सब कुछ महंगा हो जाएगा अगर ऐसा युद्ध चलता रहा? जो डर है लोगों में, जो भारत के लोग डर रहे हैं कि भारत में चीजें महंगी हो जाएंगी। ना, बिल्कुल सच है। उसमें जो कोई शक नहीं है मुझे कि अगर आपका तेल की रिक्वायरमेंट्स अगर आपको मिलेंगी नहीं, और अगर आप अपना ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन, अभी हम सोच रहे हैं कि रशिया के पास हम वापस चले जाएं, बिकॉज इस ऑयल की रिक्वायरमेंट हम अपनी कैसे पूरी करेंगे? अब हमको रशिया के पास वापस जाना पड़ेगा, टैरिफ हो या नो, उसके ऊपर चिंता नहीं रहेगी। और दूसरा, अगर हम इसको वेनेजुएला की तरफ भी जाते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी हमको इसको ऑयल के लिए देखने पड़ेंगे। एलएनजी का बहुत बड़ा इशू पड़ेगा, बिकॉज आपकी 60% रिक्वायरमेंट कतार से आती है। तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, उसके लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है देश में, बट मुझे लगता है कि ये उस स्टेज तक जंग नहीं पहुंचेगा, बिकॉज जहां पे हम ये सारी चीजें, हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेना चाहते हैं। मैं इसको देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं, आप पैनिक में मत पड़िए, बिकॉज ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं जाएगी कि आपकी जो आपको इसको तकलीफ होने लग जाएगी देश में, ये जल्दी ही खत्म होगी। और इसको मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो कुछ दिनों की लड़ाई और है, मे बी 7-10 दिन और आप इसको देखेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको समझौता
आपको जनरल साहब, सामने नजर मैं आए। रोकूंगा आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी, यूएस इजराइल को आईआरजीसी की धमकी दी गई है। देखिए, आईआरजीसी इजराइल के लिए नर्क के द्वार खोलेंगे। देखिए, इजराइल के लिए नर्क के द्वार खोलने की बात कह रहा है आईआरजीसी, कह रहा है अमेरिका इजराइल को धमकी। आईआरजीसी, देखिए, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जो है उसकी तरफ से धमकी दी गई है, यानी ईरान अब भी रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान बातचीत करना चाहता है। सवाल बहुत बड़ा है। राजन साहब, मैं आपके पास हूं। मेजर, क्या लगता है आपको? ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत करने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है, लेकिन आईआरजीसी तो कह रहा है कि नर्क के द्वार हम अमेरिका और इजराइल के लिए खोलेंगे, यानी साफ है कि झुकने को तैयार नहीं ईरान। देखिए, ये तो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल एक नेशनलिस्टिक कंट्री है और वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, तो वो सरेंडर नहीं करे। इसको ईरान नहीं सरेंडर करे। बातचीत के लिए जरूर मानेंगे, बिकॉज पहले भी ईरान बातचीत के लिए तैयार था और शायद अब भी तैयार हो जाएगा। इसको कुछ दिनों बाद हम ये देखेंगे, बिकॉज ये जंग तो रुकनी है। बिकॉज अमेरिका भी जो चीज अपने सामने लेके निकला था वो हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिका को भी एक अंकुश लगाना पड़ेगा इस चीज पे। इजराइल भी कोशिश ये कर रहा है कि मैक्सिमम नुकसान वो कर पाए। और मैं रोकना चाहूंगा मेजर जनरल, आपको रोक रहा हूं। कुछ बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेता हूं। जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा हुआ है। ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी हमला हुआ है। गुलिस्तान पैलेस पर इजराइल का मिसाइल अटैक हुआ है। देखिए, ये 500 साल पुराना महल है जहां पर इजराइल ने हमला किया। ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए ईरान के। इजराइल का तेहरान और बेरूत पर एक साथ अटैक हुआ है। ये बड़े दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान के पुराने संसद भवन के पास अटैक। 24 घंटे में 4% बढ़े ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम। $81 प्रति बैरल तक पहुंची तेल की कीमत। ईरान के पुराने संसद भवन के पास अटैक हुआ है। ये अलग अलग बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। जंग के बीच तेजी से गैस के दाम बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच खौफ में पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु देश है और 12 महीनों में पहली बार $750 के पार पहुंची। और मेजर जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, जनरल साहब, आप कह रहे थे कि जो चीजें बढ़ने वाली है, देखिए हम बता भी रहे हैं ब्रेकिंग में कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। ये आप 7-8 दिन की बात कर रहे हैं युद्ध चलेगा, लेकिन ट्रंप ने खुद कह दिया कि ये युद्ध 4-5 हफ्ते चल सकता है। संभावना है इसकी? नहीं, संभावना नहीं है, बिकॉज अमेरिका के पास भी इतनी, देखिए, आपको जिस इंटेंसिटी से अमेरिका इस युद्ध में उतरा है, आप उस इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको युद्ध को लंबा लेके जाना चाहते हैं, आप लेके जा सकते हैं, इसको 4 हफ्ते तक भी लेके जा सकते हैं, पर आपको अपनी इंटेंसिटी को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज यहां पे ऐसे कोई आपके पास लॉजिस्टिक आपको सपोर्ट नहीं है। देखिए, आपने कोई भी देश में लॉजिस्टिक बेस नहीं बनाया है। आप इस समुद्र से लड़ रहे हैं। आपके एयरक्राफ्ट कैरियर में आपने अपना पूरा आपका मिसाइल का आर्सेनल और ये चीजें हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर भी उनकी एक लिमिट होती है सी पर, कितनी देर तक वो कर सकते हैं। उनके बाद उनको मेंटेनेंस के लिए अपना जाना पड़ता है। तो ये एक लाइव सिचुएशन है, बिकॉज आपके ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो रहे। लेकिन जनरल कोचर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, मतलब फाइटर जेट हमले कर रहे हैं, क्या जमीन पर भी उतर सकती अमेरिकी सेना, इजरायली सेना? क्या उसकी नौबत आएगी? वो अमेरिका की सेना तैयार ही नहीं है जमीन पर उतरने के लिए। उनके जनरल्स और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में सहमति नहीं है इसके लिए, और अमेरिका की सेना ने तैयारी भी नहीं करी है। ये जब भी आपका एक आक्रमण होता है ना, जो जमीन वाला होता है, उसकी महीनों पहले आप उसको तैयारी अपना करते हैं, लॉजिस्टिक बेसिस बनाते हैं जी। जैसे कि इराक में जब यूएस ने हमला किया तो सऊदी अरेबिया में लॉजिस्टिक बेस बना था। अब इनके पास कहां है लॉजिस्टिक बेस आपकी ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए? रशिया के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी शुरू लड़ाई में, जब रशिया यूक्रेन में एक्चुअली घुसा था। लॉजिस्टिक्स उनके उसको मैच नहीं कर पा रहा था जिस स्पीड से वो एडवांस कर रहे थे, तो उनको अपने एडवांस को भी रोकना पड़ा। तो इसको मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएगा, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इसको बाकी अपने कंट्रीज में अच्छा नहीं रहा है। और वो इसको इस प्रकार से वो बॉडी बैग्स नहीं देखना चाहेगा अपने लोगों के। ऑलरेडी 6 से ज्यादा आपकी मौतें हो चुकी हैं। ये तो आपको ऑफिशियल फिगर्स है, बट अनऑफिशियली आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रही है कि 40 मारे गए जी। तो अब ये जो काउंटर स्टेटमेंट्स आती रहेंगी,
और यही देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि ग्राउंड पर आप जो बता रहे हैं अमेरिका की तैयारी नहीं कि वो ग्राउंड पर उतरकर ये ऑपरेशन आगे चला जाए। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। एरबिल में यूएस सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक हुआ। अमेरिकी बेस में 3 से ज्यादा धमाके हुए हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बड़ी खबर अपडेट बता रहे हैं महायुद्ध से जुड़ी। अमेरिकी बेस में 3 से ज्यादा धमाके हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपने बताई है, जो लोगों के मन में भ्रम है वो भी शायद दूर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पब्लिक डिमांड में आज हमने बात की थी कि भाई युद्ध कहां लेकर जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जंग चाहे रियाद के रेगिस्तानों में लड़ी जाए या फिर यूक्रेन की बर्फीली वादियों में, कीमत हमेशा इंसानियत को चुकानी पड़ती है। क्या सुपर पावर्स की ये जिद दुनिया को पत्थर युग में वापस ले जाएगी? अंत में सवाल यह नहीं है कि ईरान की जमीन क्यों कांपी या फ्रांस ने कौन सा नया एटम बम बनाया। सवाल तो यह है कि जब ये बारूद का धुआं छटेगा तो पीछे क्या बचेगा। रियाद के रेगिस्तान हो या जॉर्डन की गलियां, सरहदों पर खींची लकीरें अक्सर मासूमों के खून से सींची जाती है। आज हम उस दौर में आ खड़े हुए जहां तरक्की का मतलब अब ऊंची इमारतें नहीं बल्कि गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स हो गए। आज दुनिया जिस न्यूक्लियर बटन की बात कर रही है, वो बटन सिर्फ दुश्मन को नहीं मिटाएगा, वो मिटा देगा एक मां की लोरी, एक बच्चे की मुस्कान और उन करोड़ों सपनों को जो अभी ठीक से खुली आंखों से देखे भी नहीं गए। इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो क्या हम सिर्फ राख के वारिस कहलाएंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को विरासत में सिर्फ रेडियो एक्टिव हवाएं और बंजर जमीनें देकर जाएंगे? ईरान की कोख से उठा ये कंपन शायद कुदरत की आखिरी चेतावनी है कि ठहर जाओ, क्योंकि अगर यह परमाणु ग्रहण लगा तो फिर कोई सूरज इसे हटा नहीं पाएगा। प्रार्थना कीजिए कि कूटनीति की मेज पर बैठा कोई हाथ उस बटन से पहले कलम को चुन ले, क्योंकि जंग चाहे कोई भी जीते, हारती हमेशा इंसानियत है। अपना और अपने साथ अपने लोगों का ख्याल रखिए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।